मेरा पति हर इतवार को मुझे दुल्हन बनाता और बहुत ही छोटे कपड़े पहनने के लिए देता। उन कपड़ों में मेरा सारा जिस्म दिखता था और फिर वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी रात मेरे साथ एक के बाद एक। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे। इतवार के दिन मेरा पति दोपहर को कहीं चला गया था। नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैं रोज ही शाम को तैयार हो जाती थी। आज भी मैंने एक खूबसूरत जोड़ा पहना था, तैयार भी हुई थी। लेकिन जब मेरा पति विशाल शाम को घर आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग था। उसने वह शॉपिंग बैग मेरे हाथ में थमाया और बोला कि इसे पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने हैरत से विशाल की तरफ देखा। मैंने कहा, मैं पहले से ही तैयार हूँ। वह कहने लगा कि जो कपड़े अभी तुम्हारे लिए लाया हूँ उसे पहनो और तैयार हो जाओ। मैं शॉपिंग बैग लेकर अपने कमरे में आ गई तो मैंने वह कपड़े देखे तो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह तो बहुत ज़्यादा फैशनेबल और कीमती किस्म की ड्रेस थी। मैंने कहा, विशाल यह तो बहुत ज़्यादा छोटी है। विशाल कहने लगा कि मेरे दोस्त के घर पार्टी है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। इतनी कीमती ड्रेस लाने की विशाल को क्या ज़रूरत थी। अपनी शादी पर विशाल ने एक जोड़े कपड़े भी लिए थे। कहते थे मेरी गुंजाइश नहीं थी और अब मैंने महंगी ड्रेस पहन रखी थी। वैसे भी मैं एक खूबसूरत किस्म की लड़की थी और उस शॉर्ट ड्रेस में तो मैंने चार चांद लगा दिए थे। मैंने मेकअप टच देने के बाद अपने बालों का जूड़ा बनाना शुरू किया। विशाल मेरे कमरे में आ गए, मेरे करीब आकर मुझे सर से पैर तक देखा, फिर कहने लगे कि बाकी सब तो ठीक है, अपने बाल खुले रहने दो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगूंगी। उनकी तारीफ पर मैं चुप ही हो गई थी। मैं बिल्कुल तैयार थी, पर बालों को खोलकर कंघा किया और अलमारी से बड़ी सी शॉल निकालने लगी ताकि खुद को लपेट सकूं। पर मैंने ऐसी ड्रेस पहन के नहीं जा सकती। आपने देखा, ये ड्रेस काफ़ी टाइट और छोटी सी है, जिसे लेना ना लेना बराबर है। विशाल कहने लगा कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वैसे भी मेरा दोस्त अभी गाड़ी लेकर ड्राइवर भेज रहा है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही देर में विशाल के नंबर पर किसी की कॉल आई थी। वह फ़ोन पर कहने लगा, हम लोग तैयार है। फिर मुझे कहने लगे कि चलो ड्राइवर आ गया है। विशाल के मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। मेरा ताल्लुक़ भी ऐसे ही घर आने से था। मैं जानती थी कि मेरा पति कोई लाट साहब नहीं है। विशाल के पास गाड़ी नहीं थी, एक पुरानी सी मोटरसाइकिल ही थी। घर भी छोटा सा था। शादी की रात थी। उसने मुझे कह दिया था कि उसकी तनख्वाह बस इतनी ही है, महीना बस खत्म होगा। पर मैंने तनख्वाह से कोई एतराज़ न किया था। शादी के उन दिनों में विशाल की कोई भी फरमाइश नहीं थी। अकेले ही रहते थे। छोटे से फ्लैट में किचन संभाल लिया था। विशाल मुझसे कहता था कि शादी पर बहुत खर्चा हो गया है, इसलिए मैंने कपड़े भी नहीं बनाए और कुछ महीने यूं ही गुजरते पड़े। इसलिए मुझे हैरत हुई थी कि जब विशाल की गुंजाइश ही नहीं थी इतनी कीमती ड्रेस लेने की, क्या ज़रूरत थी, वह भी बस एक दावत पर जाने के लिए। मेरे दहेज के काफ़ी सारे सूट बिल्कुल नए थे, उनमें से ही कुछ पहन लेती। लेकिन वह एक कीमती ड्रेस मेरे लिए कम से कम इतनी कीमती 10 से 15 हज़ार की थी। क्या ज़रूरत थी इतना खर्चा करने की। थोड़ी देर में विशाल के दोस्त का ड्राइवर आ चुका था। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए तो गाड़ी खूबसूरत इलाके के बड़े से बंगले के सामने खड़ी हुई थी। फौरन हॉर्न देते हुए चौकीदार ने दरवाज़ा खोला था। पार्किंग एरिया में इस वक्त 3 गाड़ियां पहले से ही मौजूद थी और चौथी हमारी थी। साइड पर बना बगीचा भी बहुत ही ज़्यादा कीमती और खूबसूरत फूलों से सजाया हुआ था, लेकिन वहाँ पर इतनी लाइटिंग नहीं थी जैसे कि दावतों पर होती है। विशाल मेरा हाथ पकड़े मुझे अंदर लॉन्ज में ले गया। मेरी ड्रेस काफ़ी टाइट थी और इस पर सितम यह कि दुपट्टा भी नहीं था। जैसे मैं अंदर गई तो अंदर मुझे सिवाय मर्दों के कोई भी नज़र नहीं आया। वहाँ पर कोई भी औरत मेरे अलावा नहीं थी। यह देखकर मैं बुरी तरह से नर्वस हुई थी। यह कैसी दावत थी, यहाँ सब मर्द ही मर्द थे, औरत नहीं। और अगर यह मर्द की दावत थी तो फिर विशाल मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे। इन हट्टे खट्टे आदमियों को देखकर मैं बिल्कुल विशाल के साथ साथ रही। मैंने कहा, विशाल यहाँ तक कोई भी औरत नहीं है। वह कहने लगे, यह सब शादीशुदा नहीं है, जो जाहिर सी बात है कि उनकी कोई बीवियाँ कहाँ से आ सकती है। मुझे अपने साथ लिए अपने दोस्तों से मिलवाने लगे।
मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा विशाल ने मेरा इंट्रोडक्शन अपने दोस्तों से करवाया और वह मिलने के बहाने से मेरे सामने अपना हाथ बढ़ाने लगे। मैं ये देखकर पीछे हटी थी। ये कौन सा तरीका था? फिर मुझे विशाल के दोस्त कुछ अच्छे भी नहीं लगे थे। अजीब नज़र से मुझे देख रहे थे। सबकी सब मुझे सर से पैर तक देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में ऐसी अजीब सी हवस थी कि मुझे अपनी वजूद पर चींटियां रेंगती हुई महसूस होने लगी थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा था। मुझे इस कदर बेचैनी होने लगी थी कि फौरन इस घर से बाहर निकल जाऊं। वहाँ इस वक्त 5 मर्द थे। पांचों के हाथ में गिलास में ब्राउन रंग का शरबत था। सबकी आंखों ना जाने किस जज्बे के तहत गुलाबी हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नशे की हालत में हो। वह बहुत घबराई हुई थी, इसलिए विशाल के पास जाकर उनके पहलू से लग गई। मैंने कहा, विशाल मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे आप घर छोड़ आए। विशाल कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया है? क्या लड़कियाँ लड़कों की महफिल में नहीं जाती? मुझे घबराहट और डरने वाली लड़कियों से सख्त चिढ़ है। मुझे खुले विचार वाली लड़कियां पसंद है, इसलिए डरपोक लड़कियों की तरह रिक्वेस्ट करना बंद करो। यह कहकर उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर खुद से पीछे किया था। मैं तो विशाल का रवैया देखकर ही हैरत का शिकार हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। इससे पहले मैं रो देती, विशाल का एक दोस्त मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, भाभी आप क्यों परेशान हो रही है? मेरी बीवी दूसरे शहर में अपने मायके में रहने गई है और बाकी दोस्त सब कुंवारे हैं। 1-2 साल रुक जाइए, इन सब की शादियां हो जाएंगी तो इन सब की बीवी आ जाएंगी। अब अगर हमारी बीवी नहीं है तो हम क्या करें? हमने तो आपके लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है। इसके अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। फिर वह विशाल से कहने लगते कि खाना बिल्कुल रेडी है। विशाल का हाथ जोर से पकड़कर डाइनिंग रूम के टेबल तक पहुंची थी, जहां पर अलग अलग किस्म के खाने लगे हुए थे, और विशाल के साथ यहाँ टेबल पर बैठ गई। विशाल के बाकी के दोस्त भी सामने की कुर्सियों पर बैठ गए थे। वह मेरी प्लेट में अलग अलग किस्म के खाने डाल रहा था। कह रहा था, भाभी यह भी खा कर देखिए और यह भी खा कर देखिए। और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। अजीब बात थी, जैसे जैसे मैं खाना खा रही थी मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थी, लेकिन मैं अपना हाथ नहीं रोक पा रही थी। खाने का स्वाद ही कुछ ऐसा था, खाना खाते खाते ही मुझे लगा कि जैसे मैं यहीं सो जाऊंगी। मैं नशे वाली नज़रों से विशाल की तरफ देख रही थी। इस वक्त मुझे एक के वजह 4 नज़र आ रहे थे। मैंने कहा, विशाल अब घर चलो, मुझे नींद आ रही है। वो कहने लगा, हाँ चलो। यह कहकर जैसे ही मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हुई विशाल की बाहों में गिर गई थी। बस 1 मिनट लगा था मुझे अपने होश खोने में। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खुली थी। मैं अपने कमरे में मौजूद थी, अभी भी इस शॉर्ट ड्रेस में ही थी, जो अब मुझे अपने वजूद पर बुरी तरह से चुभ रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की। मुझे लगा जैसे मेरा पूरा वजूद मेरे साथ ना दे रहा हो। मेरे पूरे बदन में दर्द की चीख उठ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने वजूद को बिठाकर सिरहाने से देख लगाने पर मजबूर किया था। पता नहीं क्यों मैं चूर-चूर हो चुकी थी। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी। मैंने देखा तो मेरा सारा जेवर उतरा हुआ था और हाथों में जहाँ मैं चूड़ियाँ पहनी हुई थी वहाँ पर खरोच और जख्मों के निशान थे। यह देखकर मुझे हैरत हुई। अभी ठीक से अपने होश हवास में भी नहीं आई थी कि जब विशाल बड़े इज्जत से नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुआ। बहुत खुश लग रहा था। मुझे कहने लगा, देखो आज मैं तुम्हारे लिए पूरी हलवा का नाश्ता लाया हूँ। मैंने कहा, पता नहीं विशाल, मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। मेरी बात पर वह फिक्रमंद होने के बजाय मुस्कुराने लगा। कहने लगा, रात में तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, फिर मुझ पर बेहोश होकर गिर गई थी, इसलिए घर आते ही मेरी नीयत तुम पर खराब हो गई थी। विशाल काफ़ी अच्छे मूड में था। मेरी नज़रें खुद में ही झुक गई। कहने लगा, तुम नाश्ता करूँगी, तुम्हारे लिए दर्द की दवा और गरम गरम चाय लाता हूँ, फिर यह दर्द भी आधा घंटे में ठीक हो जाएगा। मुझे हैरत हो रही थी कि वह कई दिनों में तो विशाल ने कभी भी मुझसे ऐसी जुनूनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, क्योंकि मेरे पूरे वजूद पर जख्म थे। अगले रोज तक मैं काफ़ी ठीक हो गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सिलसिला रोज ही चलता रहेगा।
अगले इतवार फिर मुझे विशाल ने नई ड्रेस ला कर दी। कहीं दावत में जाना है और फिर इसी दोस्त के बंगले में मुझे ले गया। इस बार तो उसके दोस्त मुझसे पहले से ज़्यादा हम दीवाने हुए हैं। विशाल तो बड़ा खुश नसीब है कि इसे आप जैसी बीवी मिली है। विशाल के दोस्तों के मुंह से इस तरह तारीफ बुरी लग रही थी। मैंने गुस्से से उन्हें घूर कर देखा तो वह मुंह बनाकर हंसने लगा। मैं सोच रही थी आज के बाद उनके घर नहीं जाऊंगी। मुझे आदमियों की इस किस्म की घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस बार भी मेरे साथ वही हुआ था। जैसे ही मैंने खाना खाया मुझे नींद आने लगी, फिर मैं बेहोश हो गई। अगले दिन मेरा जिस्म बहुत दर्द दे रहा था, लेकिन मैंने एक बार नोट की थी कि विशाल बहुत खुश था। घर पर फल भी लाने लगा था, पैसे भी बड़े खुले हाथ से खर्च कर रहा था। हालांकि इसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। मेरी यह रोज रोज की मेरी ख्वाहिश को कैसे पूरी कर रहा था। घर आते हुए वह रोजाना अच्छे से होटल का खाना साथ ले आता। मुझसे कहता कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें किचन में खाना बनाने की। मुझे विशाल की बातें बड़ी अजीब लगती थी। मैंने कहा कि हर औरत घर के काम करती है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए खाना बनाऊं, आपके काम करूं। कहने लगे कि नहीं, तुम बस अपने हुस्न का ख्याल रखो, इसे निखार कर रखो, खुद को संवार कर रखो। तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारा हुस्न मेरे लिए कितना कीमती है। मेरे साथ खाना खाते हुए मुझसे मोहब्बत भरी बातें करते थे। कहते थे कि जानती हो तुम्हें पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। यह बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि हमारे रिश्ता करने वाले के जरिए से ही हुआ था। मैंने तो पहले कभी विशाल को नहीं देखा था। मैंने कहा कि क्या मतलब। मेरी बात पर वह हंसने लगे। कहने लगे, मैं तुम्हें एक मॉल में शॉपिंग करते देखा था। मैं तुम्हें देखकर ही तुम पर फिदा हो गया था। वहीं से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुम्हारा घर देखा, फिर मालूम किया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही है। यकीन करो, यह सुनकर तो मुझे बहुत डर लगा था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। कहने लगा, एक बार मैंने तुम्हारे घर से बाहर एक रिश्ते वाली को निकलते देखा। फिर मैं इसे कहा कि अगर वह मेरा रिश्ता तुमसे करवा दे तो मैं उसे अच्छी खासी रकम दूंगा। तो मेरी बात मान गई और यूं मेरा रिश्ता तुमसे हो गया। मैं तो विशाल की बात सुनकर हैरत से आंखें फाड़ उसे देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि वह मेरा पति मुझसे पहले से मोहब्बत करता था। मुझे पाने के लिए इतने पापड़ बेले हैं। फिर मेरे दिल में विशाल के लिए और मोहब्बत और कदर बढ़ गई थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि फिर से कीमती ड्रेस लाकर दी। तो मैंने कहा, नहीं विशाल, मुझे आपकी किसी दोस्त की दावत में नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे के अंदाज एकदम से बदले थे। मुस्कुराहट गायब हो गई थी और चेहरे पर गुस्सा आ गया था। कहने लगे, क्या मतलब है तुम्हारा। वह लोग इतनी चाहत से तुम्हें बुलाते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। ना जाने वो कैसा खाना मुझे खिलाते हैं कि खाते ही मुझे नींद आ जाती है और सुबह मेरी बहुत बुरी हालत होती है। 2 दिन तो मैं चलने से भी मालूम हो जाती हूँ और फिर वहाँ पर सिर्फ आदमी होते हैं। मेरा वहाँ पर क्या काम है। आपको जाना है अपने दोस्तों के साथ तो आप जाइए। विशाल बहुत गुस्से से मेरे पास आए, मेरे बाजू पकड़कर बुरी तरह से दबोच दिया और मेरी मोहब्बत ही देखी हो। तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। अगर तुमने मेरी किसी बात से भी इनकार किया तो तुम नहीं जानती कि मैं गुस्से का कितना पागल इंसान हूँ, या कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। मैंने उनसे कही थी। पर विशाल का गुस्सा तो जैसे वाकई मुझे जान से मार डालेगा। अपनी लाल आंखें वह मेरी आंखों में देख बड़े गुस्से से कह रहे थे। मेरा दिल तो अपने पति का यह रूप देखकर कांप गया था। मैंने फिर कोई खिलाफत नहीं की और वहां से चली गई। लेकिन मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। ना जाने क्यों टेबल पर रखे मजे के खाने भी मुझे आज बुरे लग रहे थे, क्योंकि यह मुझे बहुत जल्दी बेहोश कर देते थे। और मैंने बहुत कम सब्जी अपनी प्लेट में डाली थी और लगाकर खा रही थी। लेकिन जैसे ही विशाल के दोस्त की नज़र मुझ पर पड़ी, कहने लगा, भाभी क्या बात है, आप खाना ठीक से नहीं खा रही। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। मेरा इतना कहना था कि उसने एक अजीब तरह का इशारा विशाल को किया था। यह देखकर मेरे होश गुम हुए थे। विशाल ने सामने पड़ी सब्जी मेरी प्लेट में भर दी। कहने लगे, पूरा खत्म करो। और खाते ही मेरी वही हालत खराब हो गई थी। अब तो मुझे विशाल पर भी शक होने लगा था। अगले इतवार आने से पहले ही मैं तबीयत खराब का बहाना किया और मायके चली आई। मेरी छोटी बहन के रिश्ते की बातें हो गई थी।
छोटी सी सगाई की रस्म घर पर ही थी। मेरी बहन शॉपिंग पर गई तो मुझे भी साथ ले गई। वह मेरी मुलाकात विशाल के 5 दोस्तों से हुई। वह बातों के दौरान बार बार मेरी बहन को देख रहे थे। कहने लगे, भाभी इस बार हमारे घर आऊंगी तो अपनी बहन को भी लेके जरूर आना। यह भी आपकी तरह बड़ी कमाल की है। मुझे इस आदमी की बात बहुत बुरी लगी। मेरी बहन भी घूरकर देखने लगी। मैंने कहा, आपको तमीज नहीं है बात करने का। मेरा लिहाजा तेज हो गया था। आसपास गुजरने वाले लोग भी वहीं खड़े हो गए। यह देखकर इस आदमी को भी गुस्सा आ गया। हम औरत देखकर तमीज करते हैं और तू इस काबिल नहीं कि तेरी इज्जत और तमीज की जाए। मैंने कहा कि जुबान संभाल कर बात करो। वह कहने लगा, क्यों सच बहुत चुभ रहा है? तेरी 2 टके की औकात है और मुझसे तमीज की बात कर रही है। मुझे इस पर इतना गुस्सा आया कि मैं एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। इस थप्पड़ की गूंज जिसने सुनी, तमाम लोग वहां पर खड़े हो गए। कहने लगे, हम इसकी तबीयत अभी ठीक कर देते हैं। कुछ नौजवानों ने तो अस्तीन भी चढ़ा ली थी। मेरा जी तो यही था कि इस आदमी को औरत से बात करने की तमीज तक नहीं है। मैंने सोचा कि घर जाकर विशाल को इसकी हरकत बताऊंगी। वह लोग कितने बदतमीज है और वह हर इतवार मुझे जबरदस्ती उनके घर लेकर जाता है। उनकी नज़र में तो किसी बहन बेटी की इज्जत ही नहीं है। इससे पहले कि वह खड़े नौजवान उस आदमी की अच्छी खबर लेते, वो कहने लगा कि मैं इस औरत का ग्राहक हूँ, बस यहाँ पर तमाशा बना रही है। मैं यह सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। मैंने कहा कि यह बकवास कर रहा है। वह कहने लगा कि तुम इतवार को क्या करने हमारे बंगले में आती हो? वह भी तब जबकि तुम जानती हो कि वहाँ तुम्हारे अलावा कोई औरत नहीं होती। उसके बाद जो बात इस आदमी ने मुझे कही, पहले मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो इस बार आना इतवार को हमारे घर। तुम्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम्हें हमारी सही औकात दिखाऊंगा कि तुम क्या हो। मेरी बहन मेरी शक्ल देख रही थी और मैं उसकी बात पर ये पत्थर बन चुकी थी। बहुत से लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए वहाँ से चले गए। वह आदमी गुस्से से भरा पड़ा था। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाजार से बाहर ले गई। कहने लगी, दीदी यह सब क्या बकवास कर रहा था? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया था। मेरा जी इतना घबरा रहा था कि मैं जैसे अभी मेरे दिल को कुछ हो जाएगा, वो फट जाएगा। वो मुझे घर लेकर गई पर मुझे वहाँ पे भी चैन नहीं आया। अपनी माँ के घर अब अगर तुमने मायके रहना हो तो तुम वर्किंग डे पे जाकर रहना। एक इतवार की तो छुट्टी मिलती है। मुझे वहाँ भी तुम मेरा मूड बर्बाद कर देती हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था क्योंकि मैं कुछ भी कहती गुस्से में मुझ पर ही चढ़ता और फिर मुकर जाता। इस बार जब वह मुझे अपने दोस्तों के घर ले गया तो उस वक्त उसका वह दोस्त वहाँ मौजूद नहीं था जिसे मेरी मुलाकात बाजार में हुई थी। जैसे मैंने आधा खाना खाया, मैं फौरन वॉशरूम चली गई। मुझे वह खाना अपने अंदर हजम नहीं करना था, इसलिए मैंने अपने हलक में उंगली डालकर उल्टी की। जो कुछ खाया था सब कुछ बाहर आ चुका था, इसलिए मुझ पर नशे का असर नहीं हुआ था। मैं बाहर आई और बेहोश होने का नाटक करने लगी। विशाल मुझे अपनी बाहों में लिया कमरे में ले गया। मुझे बेड पर लेटा दिया। वह अभी कमरे में ले ही आया था कि उसके दोस्त भी कमरे में आ गए। विशाल कहने लगा कि इस बार डबल कीमत लूंगा। जो हसर तुम लोग रात भर मेरी बीबी के साथ करते हो, वह अब बीमार रहने लगी है। तुम लोगों के दिए हुए पैसे आते तो इसकी दवाई और डॉक्टर के खर्चे में चले जाते हैं। मुझे क्या फ़ायदा हुआ? उसके दोस्त कहने लगे, हमें मंजूर है, तुम उसकी जितनी चाहे कीमत ले लो। मेरा जी चाहा जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरा ही पति मेरी इज्जत का सौदा कर रहा है। पति तो बीवी की रक्षा वो करता है, गंदी नज़रों से बचाने के लिए हर रिश्ते को भूल जाता है। यह कैसा पति था जो मेरा ही सौदा कर रहा था? इससे पहले कि वह लोग मेरे साथ कुछ भी गलत करते, पुलिस की गाड़ी को हॉर्न बंगले के बाहर बजने लगा। इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी। जब तक पुलिस अंदर में आई तो मैं उठकर बैठ गई। मुझे यूं बैठता देखकर विशाल और बाकी आदमियों की भी रंग उड़ गए थे। मैंने अपने पति को गिरफ्तार करवा दिया था क्योंकि उसे खूबसूरत लड़की चाहिए, इसलिए कि वह उसे बेचकर पैसे कमा सके। विशाल जेल में बंद था और इसी दौरान मैं तलाक का मुकदमा कर दिया था। मुझे तलाक भी मिल चुका था, लेकिन मुझे अपने माँ बाप से एक शिकायत थी। मेरी शादी और रिश्ता करने से पहले नहीं देखा लड़का अकेला है। मुझ पर घर की जिम्मेदारी
होगी, सास ससुर के ताने नहीं होगे, लेकिन यह नहीं देखा कि वह करता क्या है। अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अच्छी तरह से मालूमात कर लिया करे कि कहीं कोई विशाल जैसा आदमी उनकी ज़िंदगी में शामिल ना हो जाए। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।